हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार आज आप लोगों के लिए वीडियो आई है। बहुत ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए। जितने भी बंदे एक मतलब 10th क्लास पास आउट हैं और एक जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं या फिर अपने एक अच्छे करियर ऑप्शन के लिए, अपने एक अच्छे फ्यूचर के लिए आप कोई गवर्नमेंट जॉब जो है वो अगर ढूंढ रहे हो, या फिर अगर आपने लास्ट टाइम किसी मतलब गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया था, या फिर हमारी इसी इंडिया पोस्ट वाली जो जीडीएस की गवर्नमेंट पोस्ट निकलती है उसमें आपने अप्लाई किया था बट आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और या फिर जितने भी बंदे जो मतलब अभी न्यू जो वैकेंसी आने वाली है उसका वेट कर रहे थे, उन सब के लिए बहुत बड़ी जो गुड न्यूज़ है वो आ चुकी है। और जो इस साल की जो वैकेंसी है इंडिया पोस्ट ऑफिस में, जो जीडीएस की वैकेंसी है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी और डाक सेवक की जो वैकेंसी है वो आ गई है। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद हमारी जो मतलब उम्मीद थी कि हमारी जो अब की बार जो वैकेंसी है वो जून में या जुलाई में आएगी। पहले हम लोगों ने सोचा था जनवरी में आएगी पिछले शेड्यूल के हिसाब से। उसके बाद में हमने बोला कि सोचा कि मई में आनी चाहिए, जून में आनी चाहिए, और फाइनली अब ये जो वैकेंसी है वो जुलाई में आ चुकी है। और मतलब अभी ये जो इसके एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या कुछ सारा प्रोसीजर रहने वाला है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, फीस कितनी है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्या उसका वर्कलोड रहने वाला है, उसकी क्या सैलरी रहने वाली है, सारा कुछ हम लोग आज की इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना किसी तरीके से आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक दो बात जो है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आज से यानी कि 15 जुलाई 2024 से इसका जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं 14 जुलाई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट जब आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब वो 15 जुलाई के दिन आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका होगा। एंड इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, जी जहाँ से आप जाके अपना सीधा रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हो। ठीक है, बाकी एक पूरी प्रोसेस्ड वीडियो आएगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद में क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है, क्या कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, पूरा बारीकी से मैं आप लोगों को समझाऊंगा आगे आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस है उसमें। बट आज थोड़ा एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि कब से कब तक एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट रहेगा, आगे थोड़ा बहुत सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, आप में से कितने परसेंट वाले लोगों को इसमें अप्लाई करना चाहिए, वो सब कुछ हम आज के इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नोटिफिकेशन, जो मॉडल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से निकाला गया है। टू ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल 12/7/2024 को ये जो लेटर है वो ये जो मतलब मॉडल नोटिफिकेशन है निकाल दिया गया था, बट अभी ये इंटरनल है और 14 जुलाई 2024 तक ये है मतलब सिर्फ जो अंदर डिपार्टमेंटल है उसमें ही आया हुआ है, और 15 जुलाई से सभी पब्लिक के लिए ये अवेलेबल हो जाएगा इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और अभी इसके बारे में हम लोगों को कोई मतलब यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है, बट वो जब भी आ जाएगी एंड आई होप कि आज आ जाएगी मतलब 15 जुलाई को, तो उसके रिगार्डिंग आपको एक अलग से जो वीडियो वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अब ये जुलाई 2024 में मतलब ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। सो आप लोग देख सकते हो नोटिफिकेशन डेटेड नंबर 10 ग्रामीण डाक सेवक जो जीडीएस है उनकी ऑनलाइन एंगेजमेंट का शेड्यूल 2024 जुलाई 2024। और इस साल ये सिर्फ एक ही वैकेंसी निकलने वाली है, अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी वो नेक्स्ट ईयर ही निकलेगी। ठीक है, तो आप लोग ये बात ध्यान में रखो। अभी जो ये मतलब जीडीएस पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है वो निकाली गई है, मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए ये जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। ठीक है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे कुछ क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो फटाफट से देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/7/2024 से लेके 5/8/2024 तक, यानी कि आज से लेकर और पूरे 20 दिन का हमको यहाँ पे टाइम दिया गया है। 5 अगस्त 2024 तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में नेक्स्ट ही डे आपको एडिट करेक्शन विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, यानी कि 5 अगस्त 2024 तक आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो चलेगा। उसके बाद में अगर आपके रजिस्ट्रेशन करते टाइम अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है और आप उसको करेक्ट करना चाहते हो तो वो 6 अगस्त 2024 से लेकर 8 अगस्त 2024 तक जो 3 दिन ये जो विंडो है वो खुली रहेगी, जिसमें कि आप अपना जो फॉर्म जो आपने अप्लाई किया है उसमें आप कुछ भी करेक्शन कर सकते हो। बट हाँ, ऐसे अपना फॉर्म अप्लाई करो कि आपको कोई करेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर एक बार आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया बाद में करेक्शन करोगे तो यार उसमें ना थोड़ा मतलब देखो टाइम भी लगता है, उसमें फिर आपको अपना पूरा फॉर्म जो है वो एडिट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना बिल्कुल ध्यान से करो, और जैसे मैं आप लोगों को जब मतलब मेरी वीडियो आएगी तो उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और आप वीडियो को देख देख के साथ के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो।
उसके बाद में सर्विस कंडीशंस एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेजिडेंस अकोमोडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये क्या है, जॉब किस हिसाब से है, किन किन लोगों को दी जाती है, आप लोगों को कैसे काम करना है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा छोटा सा मतलब आप लोगों को ब्रीफ डिस्कशन दे रखा है कि जो जीडीएस हैं, जो मतलब ये जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, बट जो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके इक्वल नहीं है, क्योंकि हम लोगों की जो ड्यूटी होती है वो 4 घंटे की होती है। ठीक है, आप लोगों को 4 घंटे ही काम करना रहता है, 10 से 2 बजे तक एक बीओ का टाइम होता है, और आप लोगों की जो पोस्टिंग है वो बीओ में ब्रांच ऑफिस में होगी, जो बीपीएम्स है उनकी ब्रांच ऑफिस में होती है, एबीपीएम्स की भी ब्रांच ऑफिस में होती है, और जो डाक सेवक है उनकी होती है सब ऑफिस में। ठीक है, तो उनका भी जो ड्यूटी है वो 4 से 5 घंटे की ही रहेगी, उससे ज़्यादा जो है वो ड्यूटी नहीं रहेगी। उसके बाद में इनकी जो मतलब क्या नाम है, ये ज्वाइनिंग और जो भी मतलब सारा सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। और इसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है कि ये कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स क्या है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर देना 3 डॉट्स पे, उसके बाद में नीचे मोर फ्रॉम पीसीएम वर्ल्ड लिखा आएगा, आई बटन जिसको हम बोलते हैं, उस पर क्लिक करना। आपको वहाँ पे जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स की एक पूरी प्रॉपर जो वीडियो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको मेरे ही चैनल के ऊपर ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या वर्क प्रोफाइल होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या वर्क प्रोफाइल होता है, और डाक सेवक का क्या वर्क प्रोफाइल होता है, उसकी रिगार्डिंग मैंने एक अपनी पूरी जो वीडियो है वो बना रखी है। और उस वीडियो में भी आपको मतलब कैसे आप सर्च करोगे, यूट्यूब पे जाना, गूगल पे लिखना जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर वर्क प्रोफाइल पीसीएम वर्ल्ड। ठीक है, ये सिर्फ लिख देना जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर वर्क प्रोफाइल पीसीएम वर्ल्ड, आपको सबसे ऊपर मेरी जो वीडियो वो देखने को मिल जाएगी, और आप उसमें देख सकते हो। मैंने आपको पूरा डिटेल डिस्कशन दे रखा है कि उनको क्या कुछ काम करना रहता है, एबीपीएम को क्या काम करना रहता है, और डाक सेवक्स को क्या काम करना रहता है। ठीक है, उसके बाद में रूल 3A के अकॉर्डिंग अगर आप जीडीएस बीपीएम बनते हो, ठीक है, तो देखो एबीपीएम हो बीपीएम या मतलब आप जीडीएस हो, तो आपको मिनिमम 4 घंटे और मैक्सिमम 5 घंटे का जो काम है वो करना पड़ेगा। 65 ईयर्स की एज में आप रिटायर हो जाओगे, और उसके बाद में आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम है, आपको ये भी अपना देना पड़ता है वहाँ पे। जब मतलब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो वो आपसे ये एफिडेविट लेते हैं। उसके बाद में जो बीपीएम्स हैं उनको अगर वहाँ पे ब्रांच ऑफिस पहले से अकोमोडेट नहीं है, तो वहाँ पे आपको एक अपना ब्रांच ऑफिस जो है वो सिचुएट करना पड़ता है, और आपको बीओ जहाँ पे आपका मतलब सिलेक्शन हुआ है, आपको उसी ही की मतलब बीओ की जुरिडिक्शंस के अंदर ही वहाँ पे रिसाइड करना होता है, यानी कि आपको वहीं पे रहना होता है। ठीक है, ये है 3A रूल, और सेम ये सभी जीडीएस के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो बीपीएम है चाहे वो एबीपीएम है। ब्रांच पोस्ट मास्टर की क्या वर्क प्रोफाइल रहती है, थोड़ा ब्रीफ आपको बता दूं। डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस, जो बीओ का सब काम है वो आपको करना है, आईपीपी का जो काम है वो आपको करना रहेगा, मार्केटिंग करनी है आपको, एंड प्रमोशन करने हैं प्रोडक्ट्स के जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। सिंगल हैंडेड बीओ में बीपीएम के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको अपना बीओ का भी सारा काम करना होता है, और जो मतलब एबीपीएम का जो काम है वो भी उनको करना रहता है, यानी कि डिलीवरी ऑफ मेल्स, कन्वेंस ऑफ मेल्स इन सिंगल हैंडेड बीओज ओनली। तो अगर आप अप्लाई करोगे तो एक बार उस बीओ में जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आप एक बार जरूर मतलब देखकर जरूर आना कि वो सिंगल हैंडेड बीओ है या डबल हैंडेड बीओ है, उस हिसाब से आप अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। अभी जो मुझे बीओ मिला हुआ है वो हमारा डबल हैंडेड बीओ है, एक वहाँ पे मैं बीपीएम हूँ और एक मेरे नीचे एबीपीएम है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें अलग से कोई अगर काम बीपीएम को दिया गया है उसके मतलब अदर देन सिंगल हैंडेड एबीपीएम्स, तो जो अदर देन सिंगल हैंडेड बीओज है यानी कि डबल हैंडेड बीओज हैं, उनमें जो एबीपीएम्स हैं वो असिस्ट करेंगे बीपीएम्स को, यानी कि उनके काम में मदद करेंगे। एंड उसके बाद में अगर कोई और काम जो है एमओ के द्वारा या इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के द्वारा अगर आपको असाइन किया जाता है तो वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में रेजिडेंट अकोमोडेशन आपको करनी पड़ेगी, अगर वहाँ से पहले से ब्रांच पोस्ट ऑफिस है तो ओके, अदरवाइज नहीं है तो आपको वहाँ पे सिचुएट करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे पंचायती जगह भी मिल सकती है ब्रांच मतलब पोस्ट ऑफिस लोकेट करने के लिए, अदरवाइज अगर नहीं है तो आपको फिर कोई रेंट पे लोकेशन जो है वहाँ पे सर्च करनी पड़ेगी, एंड आपको वहाँ पे अपना जो बीओ है जो अपना पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे आपको खुद से चलाना पड़ेगा। ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम होता है, सेल ऑफ स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी और डिलीवरी ऑफ मेल्स एंड डोर स्टेप। उसके बाद में आईपीपी का उनको काम करना रहता है, और बीपीएम का उनको असिस्ट करना रहता है कि जो बीपीएम्स हैं आप उनके काम में मदद करो। उसके बाद में मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो इंडिया पोस्ट के हैं, और उसके बाद में अगर एबीपीएम सिंगल हैंडेड में है तो उसको बीपीएम का भी काम जो है वो करना पड़ सकता है। हाँ, इसके लिए आपको अलग से कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलता है, उसके रिगार्डिंग हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। उसके बाद में अगर कोई और काम आईपीओ के द्वारा एमओ के द्वारा आपको असिस्ट मतलब असाइन किया गया तो आपको वो भी करना पड़ेगा। और जो एबीपीएम्स होते हैं मतलब जैसे कि आपका ना बीओ है वो जहाँ पे जिस विलेज में है आपको उसी विलेज के अंदर अंदर रहना पड़ेगा अगर आप बीपीएम सिलेक्ट हो रहे हो तो। अगर आप एज ए एबीपीएम सिलेक्ट हो रहे हो तो उस बीओ के अंदर जितने भी गांव आते हैं, जितने भी विलेज आते हैं, उस बीओ की जितनी भी डिलीवरी जुरिडिक्शंस है उसके अंडर अंडर रहना पड़ेगा एपीपीएम को। ठीक है, ये उनके लिए रूल है। डाक सेवक जो होते हैं वो सब पोस्ट ऑफिस में होते हैं या फिर
हेड पोस्ट ऑफिस में होते हैं या फिर रेलवे मेल सर्विसेज में होते हैं, ठीक है, जो डाक सेवक है उनका भी सेम काम, सेल ऑफ स्टेशनरी स्टैंप और डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप और आईपीपी का काम करना रहता है। उसके बाद में रेलवे मेल सर्विसेज में अगर कोई डाक सेवक लगा हुआ है तो उनको सॉर्टिंग के काम में मतलब लगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो लेटर्स है वो होती है, तो उनको सॉर्टिंग के काम में लगाया जा सकता है। उसके बाद में जो मतलब मेल ऑफिसेज में हैंडल रिसिप्ट एंड डिस्पैच ऑफ मेल बैग्स है वो भी डाक सेवक को करना रहता है। और कोई अलग अगर काम दिया गया है आईपीओ द्वारा, एमओ द्वारा या पोस्ट मास्टर के द्वारा डाक सेवक को, तो वो उनको करना पड़ेगा। उसके बाद में जो रेजिडेंस है इनका वो सेम कि जो हेड ऑफिस या एसओ जो भी जहाँ पे वो अभी मतलब काम करेंगे या फिर ज्वाइनिंग उनकी होने वाली है उसकी डिलीवरी जुडिक्शंस के अंदर अंदर डाक सेवक को रहना पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम बात कर लें सैलरी की, तो सैलरी हम लोगों को कितनी मिलती है, तो जीडीएस आर पेड एमोलमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, और जिसमें कि आपको एनुअल 3% का जो इंक्रीमेंट है वो अपनी सैलरी में देखने को मिलता है, यानी कि बेसिक पे में देखने को मिलता है। उसके अलावा आप लोगों को डीएनएस अलाउंस मिलता है टीआरसीए पे, और उसके अलावा जो बीपीएम्स हैं उनको मतलब जीडीएस जो मतलब बीपीएम है उनको मिलता है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, और जो एबीपीएम है उनको साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है। उसके बाद में अगर आपको ये कंबाइंड ड्यूटी कर रहे हो तो आपको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में इनको और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जीडीएस को, अगर हम बात करें जैसे कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि जीडीएस ग्रेजुएटी एंड सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम, यानी कि एसडीबीएस स्कीम, जिसमें कि जैसे पीएफ नहीं करता तो पीएफ करता है, तो वैसे मतलब जब आपकी रिटायरमेंट होगी तो पीएफ के अकॉर्डिंग आपकी जो पेंशन है न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग आप लोगों को पैसे जो है वो दिए जाते हैं। उसके बाद में हुज डिटेल्स आर गिवन अंडर द जीडीएस रूल्स एंड ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट। द इनिशियल एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इज मेड इन द फॉलोइंग बेसिस टीआरसीएस लैब्स। तो जब आपकी मतलब ज्वाइनिंग होगी, आप एक मतलब फ्रेशर बीपीएम हो तो आपकी 12,000 रुपये जो है बेसिक स्लैब मतलब बेसिक पे होगा, और अगर एबीपीएम या डाक सेवक है फ्रेशर तो उसकी 10,000 रुपये बेसिक पे होगी। बेसिक पे का होता है कि 10,000 12,000 बेसिक पे होगी, बट उसके ऊपर अभी 50% डीए चल रहा है, तो 50% आपको वो डीए मिलेगा, यानी कि 12,000 के ऊपर आपको 6,000 रुपये तो डीए मिल जाएगा। 10,000 के ऊपर आपको 5,000 रुपये डीए मिल जाएगा। उसके बाद में ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस आपको मिलता है जो कि 250 से लेके 500 रुपये तक जाता है, और भी काफ़ी सारे अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। अभी आने वाले टाइम में दिवाली बोनस भी मिल जाएगा, तो मतलब काफ़ी कुछ तरह के बोनस होते हैं। और अगर आपको सैलरी के ऊपर डिटेल वीडियो देखनी है तो सैलरी के ऊपर डिटेल वीडियो देखने के लिए यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करो, मोर फ्रॉम आई पीसीएम वर्ल्ड आई बटन पे क्लिक करना, वहाँ पे आपको जीडीएस बीपीएम और जीडीएस एबीपीएम दोनों की जो सैलरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो एज लिमिट्स है वो मिनिमम 18 से 40 साल तक की है, बट जो कुछ अलग मतलब शेड्यूल कास्ट एस सी एस टी हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यू एस है, पीडब्ल्यूडी है, उनके लिए रिलैक्सेशन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको 10th क्लास पास आउट होना चाहिए, जिसमें कि आपको मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी या फिर मतलब जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको स्टडी किए होने चाहिए। उसके बाद में आपको जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि मस्ट है। और लोकल लैंग्वेज अब कहाँ की कितनी है, कौन कौन सी है, वो भी आपको आगे चल के वीडियो में पता लग रहा होगा। उसके बाद में बात करें आपको अदर मतलब नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, क्योंकि आपको सारा काम कंप्यूटर पे, यानी कि मोबाइल जो वो हैंड हेल्ड डिवाइस आपको देंगे आपको उस पर करना रहेगा, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ये आपको एक बनाकर मतलब अपनी तरफ से एक अनेक्चर देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होनी चाहिए, और एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि आपको अपने घर परिवार को चलाने के लिए अलग से आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है, ये आपको एक बनवा कर देना पड़ेगा। उसके बाद में रिजर्वेशन जो है वो आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। एस सी एस टी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस, यानी कि जनरल कास्ट को छोड़ के बाकी सभी कास्ट जो हैं उन सबको रिजर्वेशन यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। उसके बाद में फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स क्या रहेगा, जो भी मतलब आपका फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, क्योंकि अभी यहाँ पे आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, सिंपली आपको अपने 10th के मार्क्स फिलअप करने हैं। अगर आपके मार्क्स सबसे अच्छे हैं, सबसे गुड हैं, तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और सिलेक्ट करने के बाद में आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि आपने जो 10th क्लास में अभी हमको मार्क्स बताए हैं वो आपके रियल भी हैं या नहीं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स आगे भेजते हैं। उसके बाद में जब जैसे कि आपको यहाँ पे अगर कोई रिजर्वेशन मिल रही है, आप किसी जर्नल के अलावा, यूआर के अलावा अगर आप किसी दूसरी कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, तो आपका वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और वो आपका देखेंगे कि ये ओरिजिनल है या नहीं। तो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर आपका सब कुछ यहाँ पे सिस्टम लगा होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर अगर आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, जेन्युइन है, आपके मार्क्स बिल्कुल जेन्युइन है, तो आपको ये जॉब जरूर मिलेगी, ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स क्या रहेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट रहता है वो आपको मतलब यहाँ पे पेश करना होता है। कास्ट सर्टिफिकेट दो तरह के बनते हैं, एक बनता है यहाँ पे स्टेट के, आपके मतलब जो भी आप जिस भी स्टेट में रहते हो उसका स्टेट का फॉर्मेट में बनता है, और एक बनता है सेंट्रल के फॉर्मेट का। तो यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ही फॉर्मेट का आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो लगवाने पड़ेंगे। अब वो आप कैसे बनवाओगे, वो आप मतलब ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी कैफे वगैरह में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन के आ जाएगा।
उसके बाद में रिजर्वेशन की अगर बात करें, जो EWS हैं उनको रिजर्वेशन मिलेंगी, बट जो EWS के साथ साथ SC ST या OBC है उनको 10% एक्स्ट्रा जो रिजर्वेशन है वो मिलेंगी। उसके बाद में PWD कैंडिडेट्स जो हैं उनकी क्या क्या कैसे कैसे डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करोगे, india.gdsonline.gov.in लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल रहा है, वहाँ से आप सीधा जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आप मेरे साथ साथ भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 5 अगस्त तक का टाइम है, तो काफ़ी टाइम है, कोई दिक्कत मत लेना। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, 10th क्लास में आपके जितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पे मतलब उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे जॉब जो है वो मिलेगी। मार्क्स ऑब्टेन आपको पूरे लिखने हैं, और आपकी कितनी परसेंटेज बनती है वो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तब आपको पता लग जाएगा, वहाँ पे आपको तो मतलब आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका ग्रेड पॉइंट सिस्टम है तो आपको कैसे करना है, ग्रेड पॉइंट अगर 10 आया तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ये है, अगर 9 ग्रेड आया है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ये है, आपको उस अकॉर्डिंग आप अपने जो मार्क्स हैं वो फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे ग्रेड पॉइंट आपका ये भी है A1 A2 B1 B2, तो अगर आपके ग्रेड सिस्टम है तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके अपने जो मार्क्स है बना सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पे हो जाता है टाई केसेस। तो अगर टाई केसेस हो जाता है तो टाई केसेस में सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी जो ओल्डर इन एज है, और सबसे कम जो प्रेफरेंस है वो दी जाएगी अनरिजर्व्ड मेल को, यानी कि जनरल मेल को, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई जनरल मेल है जिसकी मान लो 99% है, ठीक है, 10th क्लास में, और अगर कोई दूसरा बंदा है वो भी जर्नल मेल है बट वो उससे 1 साल बड़ा है, तो उसको पहले जॉब जो है वो दी जाएगी, उसको पहले सिलेक्ट किया जाएगा। या फिर अगर हम दूसरी बात करें, कोई यूआर मेल है जिसके 99% है, और कोई एसटी ट्रांस वुमेन है जिसके 99% है, तो उनको पहले रिजर्वेशन दी जाए, मतलब उनको पहले एसटी ट्रांस वुमेन को पहले यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा और यूआर मेल को बाद में, ठीक है। उसके बाद में कम्युनिकेशन एंड सिलेक्शन, तो कोई कॉल वगैरह आपको नहीं आएगी, बस आपको वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना होता है और आपको अपनी एक वैलिडेट ईमेल आईडी देनी होती है जो कि आपकी चल रही है। वही सारा कुछ कम्युनिकेशन प्रोसेस रहेगा। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपके मोबाइल के ऊपर एसएमएस आएगा कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आपकी ईमेल के ऊपर एसएमएस आएगा कि आप सिलेक्ट हो गए हो। बाकी अलग से जो रिजल्ट है, जो मतलब शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट है, मतलब शॉर्ट लिस्ट जो है वो निकाली जाती है, वो रिजल्ट की बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं क्या क्या अभी ज़रूरी है आपको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गया सब कुछ, वही कि कैसे सिलेक्ट होगा वो तो जब मैसेज वगैरह आएंगे तब आपको साथ के साथ बताते रहेंगे कि अब आपने क्या करना है क्या करना है। अभी से अगर इतना कुछ बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे काफ़ी। तो अभी थोड़ी सी ना बात कर लेते हैं, ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन आपने ये करनी है, मोबाइल नंबर आप देना है पहले आपको, फिर अपनी ईमेल आईडी देनी है, आधार नंबर आपको देना है, उसके बाद में अपनी इन्फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड देनी है, ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास देनी है। उसके बाद में आपको अपनी स्कैंड फोटो देनी है जो 50 KB से कम होनी चाहिए, और एक आपको अपनी सिग्नेचर की फोटो अपलोड करनी होती है जो कि 20 KB से कम होनी चाहिए। यानी कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करोगे, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको ये 5-6 चीज़ें ज़रूरी चाहिए होंगी अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद में फ़ीस क्या है, 100 रुपये की फ़ीस है उनके लिए जो मतलब जो यूआर कैंडिडेट्स हैं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, और वो भी सिर्फ मेल। अगर बात करें जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं या फिर जो SC ST एप्लीकेंट्स हैं या फिर PWD एप्लीकेंट्स हैं या ट्रांस वुमेन एप्लीकेंट्स हैं, उन सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी और यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो। बट जो EWS मेल कैंडिडेट है और UR मेल कैंडिडेट है उनको 100 रुपीज़ यहाँ पे फीस जो है वो पे करनी रहेगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं ऑनलाइन आप ये फीस जो है वो पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड एक्सरसाइजिंग रेफरेंस, तो वो वहाँ पे आपने कैसे सिलेक्ट करनी है वो आपको बाद में बता दूंगा, अभी रहने दो। सिलेक्शन ऑफ वेरीफाइंग अथॉरिटी, विंडो फॉर एप्लीकेशन, इसकी कोई फीस वगैरह आई डोंट थिंक कि कोई है। इन्वॉल्व एनी चार्ज इन कैटेगरी रिक्वायर्ड फी टू बी पेड, हाँ तो फ़ी आपको पे यहाँ पे करनी पड़ेगी जब आप अपना मतलब करेक्शन विंडो जब ओपन होगी, अगर आप कुछ एडिट कर रहे हो तो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लोकल लैंग्वेज। तो अगर आप आंध्र प्रदेश में अप्लाई कर रहे हो और स्टेट यहाँ पे पोस्टल सर्कल इसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए। तो सेम एज इट इज़ आपका जो भी आपका सर्कल है जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हो और जो भी आपका रीजन है आप जहाँ से अप्लाई करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कौन सी लोकल लैंग्वेज 10th क्लास में ज़रूरी पड़ी होनी चाहिए, इसके बिना आपको सिलेक्शन जो है वो नहीं दिया जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं पंजाब की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो पंजाब में अगर आप पूरे पंजाब में अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको पंजाबी ज़रूरी आनी चाहिए, अपनी 10th क्लास में आपने पंजाबी ज़रूरी पढ़ी होनी चाहिए। और अगर आप चंडीगढ़ से अप्लाई करना चाहते हो तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक भी अगर आपने पढ़ रखी है अपनी 10th क्लास में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद में सेम अगर हम बात करें, ये होते हैं कुछ अनेक्जर्स वगैरह जो कि आपकी ज्वाइनिंग के टाइम आपसे साइन वगैरह करवाए जाते हैं। और ये हो गया कि फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास SC/ST सर्टिफिकेट है तो वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अभी आप लोग यहाँ पे देख लो, या तो इसकी फोटो खींच लो, ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे एप्लीकेबल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। अगर आप OBC हो तो आपके पास OBC का ये वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये होना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। उसके बाद में अगर आप EWS हो तो आपको EWS मतलब आपके पास ऐसा कुछ करके जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे जो वैलिड है वो माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। अभी होगी अंडरटेकिंग्स आपको देनी पड़ती है कि आपको स्मार्टफोन, लैपटॉप या हैंड हेल्ड डिवाइस जो है वो चलाना आता है। उसके बाद में कि आपको बाइसिकल चलानी आती है, ये आपका अंडरटेकिंग होगी। उसके बाद में आपके पास एजुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, ये आपकी अंडरटेकिंग हो गई। उसके बाद में आपके जो भी आपने अभी तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है और आपने कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, ये आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा, अप्लाई कैसे करना है, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। बट कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं जिनके 80% से अबव हैं, जरूर मस्ट है आपको अप्लाई करो। कम वाले भी कर सकते हो, बट उनके ज़्यादा प्रोसेस मतलब ज़्यादा चांसेस नहीं होते करने के, मतलब कि उनका सिलेक्शन हो जाए। और जो PWD कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर से अप्लाई करें, क्योंकि पिछली बार PWD कैंडिडेट में 33% भी जो है कट ऑफ गया था। तो आप सब लोग यार ज़रूर से अप्लाई करना। जो OBC कैंडिडेट है 70 या फिर 65 से ऊपर है वो ज़रूर अप्लाई करें। SC/ST वाले जिनके 50% से ऊपर है वो ज़रूर से अप्लाई करें। वैसे यार काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है हमारे टाइम, जब मतलब अभी मुझे 2 साल हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो जब मैंने अप्लाई किया था तब भी बहुत था, मेरे 90 आई थिंक मेरे 98 पॉइंट समथिंग कुछ थे, 97 98 पॉइंट समथिंग कुछ थे, तब मेरा सिलेक्शन हुआ था। बाकी जर्नल में UR जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत हाई कट ऑफ जाता है, बट फिर भी आप अप्लाई करो। एक छोटी सी फीस है, सिर्फ 100 रुपीज़। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो वो भी नहीं है, तो अप्लाई ज़रूर करो। सिलेक्शन होना ना होना वो बात की बात है, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। बट हाँ, मस्ट अप्लाई ज़रूर करना। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि सैलरी बहुत कम है, आपको जाना भी सिर्फ 4 घंटे है और सैलरी आपको उस हिसाब से काफ़ी अच्छी मिल रही है। और 3 साल के बाद में आप लोगों का प्रमोशन भी हो जाएगा, आप एक रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओगे। और इसी में आप आगे भी काफ़ी कुछ अपना जो हासिल है वो कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से चलते हो, अपना सही तरीके से काम करते हो, साथ के साथ में स्टडी करते रहो। कोई स्टडी की कोई दिक्कत है नहीं, आप साथ में इसके स्टडी भी कर सकते हो। 4 घंटे जॉब में जाओ, उसके बाद में स्टडी कर लो। अभी मैं भी साथ के साथ स्टडी कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो वो यार आपको मैनेज करना होता है। अब अप्लाई जरूर करें, बाकी देखी जाएगी जब रिजल्ट आएगा तब की तब, ठीक है। तो आज की वीडियो को फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे एडिट विंडो अगर कुछ होता है तो आपने कैसे क्या कुछ करना है, वो सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा। सो मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।